आज हम देखेंगे पार्ट 3 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। हमने पार्ट 2 में डिटेल में क्या देखा था, लंग कैपेसिटीज एंड लंग वॉल्यूम, वहाँ तक कंप्लीट है। अगर आपने वो 2 पार्ट नहीं देखे तो पहले वो देखना, बिकॉज समझ नहीं आएगा। पार्ट फर्स्ट है हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ये सब देखे थे। अगर आपने वही पार्ट नहीं देखा तो आपको ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन से लेवल पे, कौन से ऑर्गन में, कौन से पार्ट में हो रही है वो समझ नहीं आएगी। क्लियर? तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन में एल्वियोलाई पढ़ा था, जो टर्मिनल ब्रोंकियल्स के एंड पर होता है। ठीक है, क्या एल्वियोलाई होता है, देखा था हमने। वहीं पे ही मेन O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। बाकी सारे ऑर्गन्स जो हमने देखे थे, ब्रोंकियल्स, ट्रकिया, नोज से स्टार्ट होता है। ठीक है, वो सब कैसे काम आते हैं, एक पाइप की तरह। उसको क्या बोलते हैं हम, कंडक्टिंग पार्ट। और जहाँ एल्वियोलाई में जो पार्ट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सचेंज वाला पार्ट। क्लियर है सबको? एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड द टिश्यू। अब एक्सचेंज ऑफ जो गैसेस हो रहा है, चलो वो ऐसा थोड़ी है कि टिश्यू तक ही रह जाएगा, सिर्फ टिश्यूज में होगा, नहीं, ब्लड में भी तो चाहिए, फिर ब्लड ही तो पूरी बॉडी को देगा। ठीक है, चलो हम डिटेल में अभी समझते हैं। O2 and CO2 are exchanged in these sites by simple diffusion, mainly based on the pressure और concentration gradient। अब आपको ये लाइन समझ नहीं आई होगी, मैं समझाती हूँ। अब देखो, जो O2 और CO2, अब O2 का एटमॉस्फेयर में क्या प्रेशर है, उस पर डिपेंड होगा कि वो अंदर कैसे आएगा। अब देखो, एल्वियोलाई में O2 का प्रेशर कम होगा कंपेयर टू एटमॉस्फेयर से। ठीक है, तो हमेशा कैसे जाएगा, हाई टू लो। तो ऐसे जाएगा, क्या जाएगा, ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा है, एल्वियोलाई में प्रेशर कम है, तो O2 कैसे जाएगा, हाई टू लो। हमेशा कैसा होता है चीज़, हाई टू लो में जाएगी। ठीक है, उसको ही हम ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट। क्लियर? हम समझने वाले हैं डिटेल में, ये तो मैंने सिर्फ बेसिक बताया, लाइन का मतलब समझा है, पूरा चार्ट हम समझने वाले हैं। ठीक है, solubility of the gases as well as the thickness of the membrane involved in the diffusion are some important factor that can affect the rate of diffusion। अब देखो किस पे ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना, यानी कितना बाहर जाएगा इजीली, कितना अंदर आएगा इजीली, वो किस पे डिपेंड होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। अब कोई गैस बहुत सॉल्युबल है तो वो इजीली पास कर जाएगी। ठीक है, तो डिपेंड ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस और किस पे, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन्स। अब कोई मेम्ब्रेन बहुत थिक होगी तो वहाँ से डिफ्यूज इजीली कर पाएगा कोई चीज़, ऑफ कोर्स नहीं कर पाएगा। तो किस पे और डिपेंड है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे। तो डिफ्यूजन का रेट किस पे डिपेंड है, ये 2 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अगर आप NCERT साथ में लेके बैठते हो तो आप टिक करते जाना। क्लियर? Pressure contributed by an individual gas in a mixture of gases is called as partial pressure। अब देखो partial pressure क्या होता है, जैसे इसमें बहुत सारी गैसेस है, ठीक है, और ये किसी चीज़, ये बहुत सारी गैसेस है। क्लियर? इतना समझ गए? और इनका जो प्रेशर किसी चीज़ पे लग रहा है, या कितना प्रेशर है, हम देखते हैं एटमॉस्फेयर में इस चीज़ का कितना प्रेशर है, तो हम ओवरऑल क्या बोलेंगे, इनको प्रेशर, कि इनका इतना प्रेशर है। अब इसमें से सिर्फ हमने एक गैस निकाल दी, समझो O2, ये O2 है। अब हमने इसमें से एक गैस का प्रेशर देखना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। क्लियर? पूरे मिक्सचर में से हम एक गैस का प्रेशर देख रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, समझ गए डेफिनेशन? चलो फिर से रीड करो। Pressure contributed by an individual gas in a mixture of gases is called as partial pressure। तो partial pressure क्या है, समझ गए? मिक्सचर ऑफ गैसेस में से आपने एक गैस उठाई और उसका प्रेशर देखा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, और उसको हम लिखते कैसे है, तो ये पार्शियल, फिर ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, एंड इज रिप्रेजेंट एज PO2 फॉर ऑक्सीजन, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एंड PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो समझिए पार्शियल प्रेशर क्या होता है। ठीक है, partial pressures of these two gases in the atmospheric air and the 2 sites of diffusion are given in the table। अब चलो हम टेबल देखते हैं। देखो,
अब हम टेबल देख रहे हैं। पहले हम O2 का प्रेशर देख लेते हैं। एटमॉस्फेयर एयर में O2 का क्या प्रेशर होता है? 159, ठीक है। एल्वियोलाई में क्या होगा? 104। और ब्लड में डीऑक्सीडेटेड में कितना होगा? 40 और ऑक्सीजनेटेड में 95 और टिश्यूज़ में 40। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, छोड़ नहीं देना है, इसको याद करना पड़ेगा। बिकॉज एक्सचेंज ऑफ गैसेस इस पे डिपेंड है, इनके प्रेशर्स पे डिपेंड है। अभी हम जो चार्ट समझेंगे ना उस पे डिपेंड है, ठीक है। और CO2 का क्या है? 0.3 एटमॉस्फेयर में और एल्वियोलाई में 40, ब्लड में डीऑक्सीनेटेड में 45 और ऑक्सीजनेट में 40 और टिश्यूज़ में 45। चलो अब हम समझते ये हमको यूज़ कहाँ आ रहे हैं। चलो याद तो कर लेंगे हम यूज़ कहाँ आ रहे हैं। इसके बहुत सारे निमोनिक है, चाहो तो आप मेरे इंस्टा पेज पे देख सकते हो उसके निमोनिक, ठीक है। चलो अब देखो, अभी हमने क्या देखा, एटमॉस्फेयर में ऊपर कितना है O2 का प्रेशर कितना है, क्या देखा? 159। क्लियर है सबको इतना? हम पहले ऑक्सीजन पार्ट पे देख रहे हैं, सिर्फ ऑक्सीजन पे ध्यान दो, यानी इंस्पायर कर रहे, इंस्पिरेशन पे ध्यान दे रहे, यानी सिर्फ ऑक्सीजन पे। इसके बाद हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है सबको इतना? तो कितना है एटमॉस्फेयर में? 159। अभी हमने टेबल में देखा कितना था एटमॉस्फेयर में? 159, यानी आपके अराउंड कितना है प्रेशर? 159। अब एल्वियोलाई में कितना है? एल्वियोलाई में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है और हमने टेबल में भी देख लिया। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का है 104। क्लियर, सिंपल है इतना। कितना है प्रेशर, पार्शियल प्रेशर? 104। अब ज़्यादा कहाँ हुआ, एटमॉस्फेयर में कि एल्वियोलाई में? बताओ। ऑफ कोर्स एटमॉस्फेयर में। तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? बाहर से अंदर, एल्वियोलाई के अंदर। ऑफ कोर्स हमेशा हाई टू लो जाएगी चीज़, ठीक है। तो कैसा गैस जाएगी? 159 से जाएगी 104, बिकॉज वहाँ पे प्रेशर कम है। तो इंस्पायर कैसे हो रहा है समझो, हम ऑक्सीजन को अंदर एटमॉस्फेयर से कैसे ले रहे, तो यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट को हमको समझना है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, तो बाहर से एयर यानी ऑक्सीजन अंदर आई। क्लियर है सबको? एल्वियोलाई तक पहुँच गई, सिर्फ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। एल्वियोलाई तक पहुँच गई, ठीक है। अब हमने देखा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 95 mm। अभी हमने देखा था टेबल में, याद रखना, ठीक है, देखा। तो अब एल्वियोलाई में कितना है? 104। सिर्फ ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ, आप CO2 को फिलहाल इग्नोर करो, ठीक है। चलो अब देखो एल्वियोलाई में 104 है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में प्रेशर कितना है? 95। तो कम किस में हुआ? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो वहाँ से ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगा? ब्लड में। क्लियर? यहाँ पे फिर बॉडी टिश्यूज़ में ये पहुँचा देता है, यहाँ पे होता है डिफ्यूजन। क्लियर है? अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है? 95 और डीऑक्सीजनेटेड में कितना है? 40। क्लियर है? ऑक्सीजन की बात हो रही है सिर्फ 40, तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुँचता है प्रेशर ग्रेडियंट के हिसाब से। क्लियर? समझ गए? कैसे समझे? पहले एटमॉस्फेयर में कितना था? 159। एल्वियोलाई में कितना है? 104। तो क्या होगा? हाई टू लो। तो हाई कहाँ है? एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ से ऑक्सीजन अंदर आया। तो यही तो इंस्पिरेशन है, ठीक है। सांस लेना, बाहर से हवा लेना, गैस लेना, ठीक है, यही तो क्या है? एयर लेना, इंस्पिरेशन। तो क्लियर है इंस्पिरेशन? सेम हम अप्लाई करेंगे अब एक्सपायरेशन में, यानी CO2 में। एक्सपायरेशन में हम क्या करते हैं? CO2 को छोड़ते हैं। क्लियर? चलो तो मैं सिंपल बता देती हूँ आपको, एक ही लाइन में आप समझ जाओगे। देखो CO2 का क्या है एटमॉस्फेयर में? 0.3। क्लियर है? एटमॉस्फेयर में क्या है? 0.3 और एल्वियोलाई के अंदर कितना है? 40 mmHg। तो अब ज़्यादा कहाँ है? एल्वियोलाई के अंदर, और कम कहाँ है? एटमॉस्फेयर में। तो ऑफकोर्स एल्वियोलाई से कैसे बाहर चला जाएगा? ये क्या चला जाएगा? बाहर। इसको ही तो हम एक्सपायरेशन बोलते हैं। एक्सपायरेशन में क्या? CO2 बाहर जाता है। तो अब बस आपको समझ आया कि CO2 कैसे बाहर जा रहा है, ठीक है। देखो फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो अब देखो हम उल्टा स्टार्ट करते हैं CO2 का, ठीक है। अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड में CO2 का प्रेशर कितना है? कितना है? 45 और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है?
40। क्लियर है सबको इतना? तो यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 40, यहाँ पे 40, बट सिंपली ये यहाँ से बाहर चला जाएगा। और एल्वियोलाई में कितना है 40 और बाहर कितना है 0.3, एटमॉस्फेयर में कितना है 0.3। तो सिंपल ऐसे एक्सपायरेशन हो जाएगा। तो समझ आया आपको प्रेशर? अगर नहीं समझ आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलो हम फिर अभी रीड कर लेते हैं। जो चार्ट में देखा वही हम रीड करने वाले हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। The data given in the table clearly indicates a concentration gradient for oxygen from alveoli to blood। अभी हमने क्या देखा डेटा में? क्या देखा? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट देखा कि कैसे एल्वियोलाई तक ब्लड, एल्वियोलाई से ब्लड तक ऑक्सीजन पहुंचता है, क्लियर। और ब्लड से टिश्यू तक कैसे पहुंचता है। सिमिलरली अ ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2। अब हमने पूरा O2 का देखा, उससे ऑपोजिट क्या होगा सब CO2 में, क्लियर। उसको बाहर जाना है, उसको अंदर आना है, तो प्रेशर भी डिफरेंट ऐसे होगा, क्लियर। तो CO2 का क्या देखा हमने? फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड, वो टिश्यूज से ब्लड में आएगा, ब्लड से एल्वियोलाई में आएगा, एल्वियोलाई से सीधा एटमॉस्फेयर में। क्लियर है सबको इतना? As the solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of the O2, the amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher। ठीक है। अब देखो सिंपल समझना क्या है, जो CO2 की solubility है ना वो कंपेयर टू ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? तो 20 to 25 टाइम्स, क्लियर। तो वो ईजीली डिफ्यूज हो जाती है। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। अब देखो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मैंने आपको ऊपर नहीं समझा, यहाँ समझाने के लिए, ठीक है। वो 3 लेयर से बनी हुई होती है। तो अभी हम देखेंगे कौन सी, नेमली द थिन सेक्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई है, ठीक है, ठीक है। इसकी लेयर किससे बनी हुई है बाहर की? सेक्वामस एपिथेलियम, ओके। द एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज। अब देखो ये कैपिलरीज दिख रही है, किससे बनी हुई है? ये सब एंडोथेलियल से, क्लियर। एंड द बेसमेंट सब्सटेंस, और क्या है इन दोनों के बीच में? ये देख सकते हो बीच में क्या है, येलो वाला दिख रहा है आपको, वो क्या है? बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है। वो उसमें क्या होता है? कंपोज्ड ऑफ अ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द सेक्वामस एपिथेलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम। इनके बीच में क्या है? बेसमेंट सब्सटेंस। किसके लिए होता है? दोनों को ही सपोर्ट करता है वो। किसको किसको? अब 3 लेयर हमने कौन सी देखी? फर्स्ट हमने एल्वियोलाई की कौन सी? सेक्वामस। और जो ब्लड कैपिलरी है एल्वियोलर ब्लड कैपिलरी, वो किससे बनी हुई है? एंडोथेलियल से। और इनके बीच में क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन सब्सटेंस, ओके। क्लियर है सबको इतना? बहुत ईजी था ये। अगर नहीं समझ आता तो फिर से आप मुझसे पूछ सकते हो और आप सजेस्ट भी कर सकते हो कि आपको ये वाला चैप्टर चाहिए, ठीक है। ये वाला पार्ट नहीं समझ आ रहा है तो भी आप कर सकते हो, मैं शॉर्ट्स में डाल के आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। हाउएवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन अब इतनी 3 लेयर है ना, तो भी ये मिलीमीटर भी नहीं है, इतनी छोटी है, ठीक है। ये जितना पार्ट हमने मैग्नीफाई करके दिखाया है वो इतना बड़ा नहीं होता, ठीक है, बहुत छोटा होता है। Therefore, all the factors in our body are favorable for diffusion। ये ऐसा क्यों है कि इतना छोटा है? ऑफकोर्स डिफ्यूजन ईजी करने के लिए हमने ह्यूमन बॉडी गॉड ने बनाई है, तो उसमें सारी प्रॉब्लम्स का हल दे दिया कि हाँ यहाँ से ऐसा हो सकता है, यहाँ से ऐसा हो सकता है, तो ईजिली हमारी बॉडी वर्क कर रही है। क्लियर? तो समझ आया एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो आज का हम यहीं पे फिनिश करते हैं और नेक्स्ट में हम फिनिश कर देंगे ये चैप्टर। और अभी वीडियोस बहुत जल्दी आ जाएंगे बिकॉज पता है ये वाली बहुत लेट हो गई थी, ठीक है। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करो वीडियो को देख के, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।